रिच डैड पुअर डैड ऐसी फाइनेंस बुक्स में से है जिसे मैं चाहता था कि मैंने 14-15 साल की उम्र में पढ़ लिया होता। मैं जोर देकर रिकमेंड करूंगा कि आप ये किताब पढ़ो या ये वीडियो देखो। मैं यहां इसकी 7 मुख्य सीखों का डिटेल्ड समरी दूंगा। लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। जब रॉबर्ट 9 साल का था, उसके और उसके दोस्त माइक को क्लासमेट्स के बीच हाउस में बुलाया नहीं गया क्योंकि वे गरीब थे। रॉबर्ट घर आया और अपने पापा से पूछा कि अमीर कैसे बनते हैं। उसके पापा ने कहा, तुम्हें ज्यादा पैसे कमाना सीखना होगा। मगर उस उम्र में भी रॉबर्ट जान गया कि ये सलाह उसे अमीर नहीं बनाएगी। रॉबर्ट के पापा, जिन्हें वो पुअर डैड कहता है, टीचर थे। अच्छी नौकरी थी, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा स्ट्रगल रहते थे। रॉबर्ट और माइक की लगन देखकर पुअर डैड ने कहा कि वे माइक के पापा से मिलकर सीखें। दोनों बच्चे हैरान थे। रिच डैड उस वक्त टेक्निकली रिच नहीं थे और 8वीं कक्षा भी पूरी नहीं की थी, पर उनके कई सक्सेसफुल बिजनेस थे। फिर भी वे मिलने गए। पहली मीटिंग में रिच डैड ने पूछा, क्या तुम पैसे बनाना सीखने के लिए रेडी हो? बच्चे उत्साहित थे और हाँ में सिर हिलाया। रिच डैड ने ऑफर दिया, वो उन्हें क्लासरूम में पढ़ाकर नहीं सिखाएगा, बल्कि तभी सिखाएगा जब वे उसके लिए काम करेंगे। उसने कहा कि अगर वे सिर्फ सुनना चाहेंगे तो उसका समय बेकार होगा। असल सीखने का तरीका है काम करके सीखना। रॉबर्ट सवाल पूछना चाहा, पर रिच डैड ने रोक दिया। उसने कहा, अगर तुम फैसले में डिसाइसिव नहीं बनोगे तो पैसे बनाना नहीं सीखोगे। अवसर आते और जाते हैं, जल्दी डिसीजन लेना एक जरूरी स्किल है। दोनों ने ऑफर मान लिया। रिच डैड ने कहा कि वो उन्हें $0.10 प्रति घंटा देगा और हर शनिवार 3 घंटे काम होगा। रॉबर्ट के पास उसी दिन सॉफ्टबॉल गेम था, फिर भी उसने काम करना चुना। उसे पता था ये मौका है। वे मिसेस मार्टिन के पास काम करने लगे, माइक के पापा की एक कर्मचारी जो छोटे सुपरमार्केट की देखभाल करती थी। दुकान एसी नहीं थी, दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, धूल आती थी। उनके काम का रोल था कैन निकालना, पंखे से साफ करना और फिर वापस रखना। बोरिंग काम। 3 घंटे काम के बाद उन्हें $0.30 मिलते। उस समय कॉमिक 10 सेंट की थी, तो पैसे बहुत कम थे, पर वो सीखने के लिए कर रहे थे। 3 हफ्ते के बाद रॉबर्ट क्विटिंग के मूड में था। उसे लगा वो गुलाम की तरह काम कर रहा है। चौथे हफ्ते के लंच में उसने माइक से कहा कि वो छोड़ रहा है, लेकिन माइक मुस्कुरा रहा था। उसके पापा ने अनुमान लगाया था कि रॉबर्ट ऐसा करेगा। उसने कहा कि उसका टीचिंग तरीका अलग है, वो लेक्चर नहीं देता बल्कि एक्सपीरियंस से सिखाता है। जब रॉबर्ट माइक के पापा से मिला तो उसे 45 मिनट लाइन में बैठकर इंतजार करवाया गया। फ्रस्ट्रेटेड होकर रॉबर्ट ने आरोप लगाया कि तुमने वादा पूरा नहीं किया, तुमने कहा था सिखाओगे मगर नहीं सिखाए। रिच डैड ने कहा कि जिंदगी सबसे अच्छा टीचर है और अक्सर जिंदगी बोलकर नहीं सिखाती, वो हमें धक्का देती है। कुछ लोग इन धक्कों से हार मान लेते हैं, कुछ फाइट करते हैं और कुछ इसे सीखने का मौका मानते हैं। रिच डैड के पास 150 से ज्यादा एम्प्लॉइज थे, पर किसी ने उससे पैसे के बारे में सिखाने को नहीं कहा। वे सिर्फ जॉब और पेचेक चाहते थे। मगर जब माइक ने कहा कि दोनों बच्चे सीखना चाहते हैं, तब रिच डैड ने एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाया। उसने उन्हें $0.10 प्रति घंटा दिया ताकि वो जिंदगी के उस दबाव को महसूस कर सकें जो सीखने के लिए जरूरी था। जब रॉबर्ट ने बताया उसने क्या सीखा, तो वे ग्रीड और वर्कर्स के लिए रिस्पेक्ट की कमी की शिकायत करने लगा और कहा कि और पे नहीं दी तो वो छूट जाएगा। रिच डैड ने समझाया कि ज्यादातर लोग यही करेंगे, वे हायर पेइंग जॉब ढूंढेंगे, पर इससे समस्या सॉल्व नहीं होगी। सॉल्यूशन है कि पैसे को तुम्हारे लिए काम करना सिखाओ, न कि तुम पैसे के लिए काम करते रहो। रॉबर्ट धीरे धीरे समझने लगा। रिच डैड ने पूछा, क्या उसकी सीखने की लगन अभी भी है? रॉबर्ट ने हाँ कहा। तब रिच डैड ने पैसे देना बंद कर दिया। रॉबर्ट कंफ्यूज्ड हुआ कि उसने रेज मांगने आया था, पर अब फ्री में काम करना होगा। रिच डैड ने कहा कि अगर वो ज्यादा कमाना चाहता है तो उसे अपना दिमाग लगाना होगा और सोचकर रास्ता निकालना होगा। रॉबर्ट और माइक ने 3 हफ्ते फ्री में काम किया। एक दिन रिच डैड उन्हें बाहर ले गया और पूछा, क्या उन्होंने कुछ सीखा? उन्होंने कहा नहीं। तब रिच डैड ने कहा कि वे जल्दी सोचो, क्योंकि सबक उनके सामने है। मिसेस मार्टिन और पार्क में जो लोग जी रहे हैं, क्या वे जीवन से एक्साइटेड दिखते हैं? वे लोग कड़ी मेहनत करते हैं, पर थोड़े पैसे पर जीवन गुजार रहे हैं। साल में एक छोटी सी छुट्टी और शायद 45 साल सेवा के बाद पेंशन। क्या यह जीवन उन्हें खुश कर रहा है? रिच डैड ने कहा कि अगर ये जीवन उन्हें एक्साइट करता है तो वो $0.25 प्रति घंटे की रेस दे देगा। बच्चों के दिल की धड़कन तेज हुई, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। रिच डैड ऑफर बढ़ाकर $1 और फिर $2 किया। हर बार बच्चे टेम्प्टेड हुए, पर मना करते गए। आखिरकार रिच डैड $5 प्रति घंटे का ऑफर किया। अचानक उन्हें लगा टेम्पटेशन गायब हो गया और उन्होंने शांति से मना कर दिया। रिच डैड ने कहा कि यह अच्छा है कि उनका कोई प्राइस नहीं है। बहुत से लोग फियर और ग्रीड से कंट्रोल्ड हैं। रिच डैड समझाते हैं, फियर ऑफ नॉट हैविंग मनी लोगों को सिर्फ पेचेक पर डिपेंड रहने पर मजबूर करता है।
फिर ग्रीड उन्हें और कमाने और फिर और खर्च करने पर ले जाता है। यही वो रैट रेस है। माइक ने पूछा, क्या कोई और तरीका है? रिच डैड ने कहा, हाँ, पर कम लोग जानते हैं। पहला कदम है सच बोलना, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना। बहुत लोग फियर को एक्नॉलेज नहीं करते और इमोशन उन्हें कंट्रोल कर लेती है। रिच डैड ने कहा कि जब बच्चों ने फ्री में काम करने का फैसला किया और टेम्पटेशन को टाला तो उसने उम्मीद देखी। वे सोचकर डिसीजन ले रहे थे। रिच डैड ने कहा कि जितनी जल्दी वे पेचेक के बारे में भूलकर दिमाग से काम करेंगे, उतना ही उनकी ग्रोन अप लाइफ आसान होगी। उन्होंने फ्री में काम करना जारी रखा और जल्दी ही उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई जहां बच्चों से 10 सेंट लेकर अनलिमिटेड कॉमिक पढ़ने दिया। वे छोटी सी फीस से अच्छी कमाई करने लगे। 3 महीने में औसतन $9.50 हफ्ते कमाते थे। उसकी बहन को $1 प्रति हफ्ता देकर हेड लाइब्रेरियन बनाया। कुछ कारणों से लाइब्रेरी बंद करनी पड़ी, पर उन्होंने सीखा कि पैसे को अपने लिए काम करवाना क्या होता है, यानी रिच डोंट वर्क फॉर मनी। वे आगे सीखने के लिए तैयार थे और रिच डैड भी सिखाने के लिए तैयार थे। लेसन 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। लोग अक्सर पूछते हैं कि रॉबर्ट कहां से अमीर बनना शुरू किया। उसका और रिच डैड का जवाब साफ है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी होगी। गणित यानी काउंटिंग जैसा सब्जेक्ट बोरिंग लग सकता है, पर यह फाइनेंशियल सक्सेस के लिए क्रूशियल है। रिच डैड ने एसेट्स और लायबिलिटीज का सिंपल फर्क बताया। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो केवल एसेट्स खरीदो। ये इतना सरल है कि सुनकर आश्चर्य होता है कि इतने लोग इसे क्यों नहीं समझते। बहुत लोग बैंकर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स या बाकी लोगों से अलग तरीके से बताया हुआ समझते हैं और एसेट्स को लायबिलिटी समझ बैठते हैं। रॉबर्ट की सिंपल डेफिनेशन, एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा लेता है। इसे कैश फ्लो की लैंग्वेज में देखें। इनकम स्टेटमेंट यानी पैसा इन, आउट, और बैलेंस शीट यानी एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। एसेट्स आपकी इनकम बढ़ाते हैं, जैसे कोई घर जिसे आप रेंट पर देते हो, वो हर महीने पैसे देता है। लायबिलिटीज पैसे ले जाते हैं, जैसे घर के टैक्सेस और मेंटेनेंस। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो लायबिलिटीज कम रखें और इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स खरीदते जाएं। कई बार लोग डेट में फंसे होते हैं और सोचते हैं मुझे ज्यादा कमाने की जरूरत है, पर ज्यादा कमाना अक्सर खर्च बढ़ा देता है और समस्या और बड़ी हो जाती है। यही वजह है कि लोग लॉटरी या इनहेरिटेंस से जो पैसा पाते हैं जल्दी खत्म कर देते हैं। इतनी नॉलेज की कमी है कि लोग पैसे बनाना तो जानते हैं पर उसे मैनेज नहीं कर पाते। रॉबर्ट कहते हैं बहुत से लोग बुद्धिमान होते हुए भी फाइनेंशियली इलिटरेट होते हैं। वे अपने होम को एसेट मान लेते हैं, जबकि होम अक्सर लायबिलिटी बन सकता है, टैक्सेस, एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये नहीं कि घर मत लो, पर पहले एसेट्स खरीदो जो घर की कॉस्ट को कवर कर सकें। रॉबर्ट की एडवाइस है, असली अमीरी का मतलब है जब आपके एसेट्स की कैश फ्लो आपकी एक्सपेंसेस को कवर कर दे, तब आप वेल्दी हो, भले ही आप बहुत बड़े नेटवर्थ तक ना पहुंचे हों। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट ने रे क्रॉक की बात सुनाई। यूनिवर्सिटी में रे ने कहा कि वो हैमबर्गर बिजनेस में नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज की सफलता में जमीन और लोकेशन मायने रखता है। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया में सबसे बड़ा रियल एस्टेट ओनर है। बहुत लोग अपनी प्रोफेशन को ही अपना बिजनेस समझ लेते हैं। जैसे कोई कहे मैं बैंक में काम करता हूं, तो रॉबर्ट पूछता क्या तुम्हारा अपना बैंक है? नहीं, तो तुम सिर्फ एम्प्लॉई हो, बिजनेस ओनर नहीं। रिच डैड का तीसरा रहस्य यही है, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने पूरे जीवन किसी और के बिजनेस पर ध्यान मत लगाओ और उन्हें अमीर मत बनाओ। ये जरूरी नहीं कि आप कंपनी खोलो। इसका मतलब है अपनी एसेट कॉलम पर ध्यान दो, ना कि सिर्फ इनकम कॉलम पर। दिन में जॉब रखो पर एसेट्स खरीदो, ऐसे एसेट्स जो इनकम दें। लायबिलिटीज कम रखो, एसेट्स धीरे धीरे बिल्ड करो, और जब कैश फ्लो बढ़ेगा तब लग्जरीज अफोर्ड करना सही रहेगा, तब खरीदो वरना नहीं। रॉबर्ट बताते हैं रियल एसेट्स कौन कौन से हैं। बिजनेसेस जो आपकी नॉन प्रेजेंस पर चले, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट, रॉयल्टीज या आईपी या कोई भी चीज जो वैल्यू रखती हो, इनकम देती हो या अप्रिशिएट करती हो और मार्केट में बिक सकती हो। अपनी पसंद के एसेट्स खरीदो। रॉबर्ट को रियल एस्टेट पसंद है, इसलिए वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आप वही करें जो आपको पसंद हो और जिसमें आप एक्सपर्ट बनना चाहें। जब आप दिन का जॉब रखते हुए अपना एसेट कॉलम बनाते हो, धीरे धीरे कैश फ्लोज आएंगे और आप आत्मनिर्भर बनो। लेसन 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। कई लोग रॉबिनहुड को हीरो मानते हैं, पर रिच डैड कहते हैं वो एक चोर जैसा है। आम धारणा है कि रिच को ज्यादा टैक्स देना चाहिए, मगर असल में मिडिल क्लास हेविली टैक्स्ड होता है। टैक्स का इतिहास देखें। पहले टेम्पररी लेवीज होते थे, फिर 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को परमानेंट कर दिया और 1913 में अमेरिका ने। शुरुआत में टैक्स सिर्फ रिच पर लगाया गया था, इसलिए लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, पर धीरे धीरे टैक्स मिडिल क्लास पर भी आया। रिच लोगों ने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का फायदा उठाना सीखा।
कॉरपोरेशन एक लीगल एंटिटी है जो इंडिविजुअल्स से अलग होती है और टैक्स एडवांटेजेस देती है। इसलिए वेल्दी लोग अक्सर लो टैक्स रेट्स पे करते हैं या अलग। लेसन 5, द रिच इन्वेस्ट मनी। आपका दिमाग सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप इसे सही ट्रेन करें तो एक आइडिया से लाखों बन सकते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने से आप वो चीजें देखना शुरू कर देंगे जो दूसरे मिस करते हैं। आप मनी इन्वेंट करने लगेंगे। उदाहरण के तौर पर 1990s में एरिज़ोना में रिसेशन था। जब बहुत लोग डर रहे थे, रॉबर्ट और उसकी पत्नी ने पैसे कमाए। उन्होंने $75,000 की एक प्रॉपर्टी $20,000 में खरीदी। डाउन पेमेंट के लिए 2,000 मांगे और एक दोस्त ने वो दे दिया। $200 फी देकर प्रोसेस के बीच रॉबर्ट ने उसी प्रॉपर्टी की एड लगाई $60,000 में और नो डाउन पेमेंट ऑफर की। जैसे ही घर कानूनी तौर पर उसका हुआ, उसने तुरंत बेच दिया और $40,000 का डिफरेंस बना लिया। 5 घंटे का काम। इस तरह आइडिया कितना बड़ा मुनाफा दे सकता है अगर आपकी फाइनेंशियल IQ हाई हो। बाजार ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रखता है वो अवसर देखता है, ना कि डरता है। इतिहास में अलग अलग टाइम्स में अलग चीजें वेल्थ रही हैं। पहले जमीन, फिर फैक्ट्रीज, आज इंफॉर्मेशन, और आते समय वेल्थ का नेचर बदलेगा। फाइनेंशियल IQ होने पर आप आने वाले बदलाव में अवसर देख पाओगे और डर की बजाय एक्साइटमेंट से काम करोगे। लेसन 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट का एक इंटरव्यू था जिसमें एक रिपोर्टर कह रही थी कि वो बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती है, पर उसकी किताबें नहीं बिकती। रॉबर्ट ने कहा कि उसे सेल्स ट्रेनिंग लेनी चाहिए। रिपोर्टर को बुरा लगा क्योंकि उसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स था और उसे सेल्स सीखना नीचा लगा। रॉबर्ट कहते हैं कि वो बेस्ट सेलिंग ऑथर नहीं, बेस्ट राइटिंग ऑथर बनना चाहती थी, पर बिक्री के बिना पहचान नहीं बनती। बहुत टैलेंटेड लोग हैं, पर वे फाइनेंशियल या कमर्शियल स्किल्स नहीं सीखते, वे बस मेहनत करते हैं। रॉबर्ट का एडवाइस है लर्न अ लिटिल अबाउट अ लॉट। इसलिए उसने और माइक ने कई अलग अलग जॉब्स किए ताकि एक्सपीरियंस बढ़े। ज्यादातर लोग सिर्फ सिक्योर जॉब के लिए काम करते हैं, पर आपको ऐसे काम करने चाहिए जो स्किल्स सिखाएं। सेल्स, मार्केटिंग, कैश फ्लो मैनेजमेंट, सिस्टम्स और पीपल मैनेजमेंट सबसे जरूरी हैं। सेल्स और मार्केटिंग तो सबसे महत्वपूर्ण स्पेशलाइज स्किल्स हैं। रॉबर्ट खुद काफी कोर्सेज लेते हैं और नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। लेसन 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। फाइनेंशियली लिटरेट होने के बावजूद लोग कैश फ्लो नहीं बना पाते क्योंकि 4 मुख्य बाधाएं हैं। 1, फियर यानी डर। 2, सिनिसिज्म यानी संशय। 3, लेजीनेस यानी आलस। और 4, बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें। फियर, कोई भी पैसे हारना पसंद नहीं करता। अमीर लोग भी नुकसान देखते हैं, पर वे डर के कारण खेल से बाहर नहीं होते। उन्होंने लॉसेस से सीख लिया होता है। कई लोग प्ले नॉट टू लूज करते हैं, विनिंग माइंडसेट चाहिए। शुरुआत में कुछ अनबैलेंस्ड रहकर फोकस्ड बेट्स लगाने पड़ते हैं। सिनिसिज्म, खुद के शंकालु विचार या दूसरों की नेगेटिव राय हमें अपॉर्चुनिटी से दूर रखती है। जीतने वाले लोग एनालाइज करते हैं, क्रिटिक्स नहीं सुनते। लेजीनेस, आलस की दवा थोड़ी ग्रीड हो सकती है, यानी इच्छा। मैं अफोर्ड कैसे कर सकता हूं? यह सवाल दिमाग को चालू करता है। कोई चीज बननी है तो चाह चाहिए। बैड हैबिट्स, सफल आदतें विकसित करो। पुअर डैड की आदत थी कि सबसे पहले दूसरों को पे करो और खुद आखिर में, इसलिए उसके पास बचत नहीं बचती थी। रिच डैड खुद को पहले पे करते थे। इससे उन्हें क्रिएटिव प्रेशर आता था कि एक्स्ट्रा इनकम कैसे लाई जाए।